उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी उमर खालिद को लेकर अमेरिका के कुछ सांसदों और न्यूयॉर्क के नवनियुक्त मेयर की टिप्पणियों ने भारत में तीखी प्रतिक्रिया पैदा करती है। भारत सरकार और राजनीतिक हलकों में इसे देश की संप्रभुता, न्यायिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में खुले हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जिसके मायने साफ हैं कि यह केवल मानवाधिकार चिंता नहीं बल्कि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की एक सुनियोजित कोशिश है। अमेरिका के 8 सांसदों की तरफ से भारत सरकार से उमर खालिद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई देने की अपील वाला पत्र सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। यह पत्र अमेरिका में भारत के राजदूत को संबोधित किया गया, जिसमें यूपीए के तहत लंबी हिरासत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताया गया है। भारत में इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी विदेशी देश के सांसदों को भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने और निर्देश देने का अधिकार किसने दिया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है जहां न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी मामले का निर्णय सबूतों, कानून और अदालतों के आधार पर होता है। उमर खालिद का मामला अदालत में लंबित है और जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में विदेशी सांसदों की तरफ से सार्वजनिक दबाव बनाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह भारत की न्यायिक प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश भी है। इस घटनाक्रम को और उकसाने वाला माना जा रहा है न्यूयॉर्क के नवनियुक्त मेयर जोहरान ममदानी का वह संदेश जो उन्होंने उमर खालिद के नाम लिखा और जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया। भारत में इसे एक निर्वाचित विदेशी पदाधिकारी की तरफ से भारत के आपराधिक न्याय तंत्र में सीधा हस्तक्षेप बताया जा रहा है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी विदेशी मेयर का भारत में गंभीर दंगों की साजिश के आरोपी के प्रति सार्वजनिक सहानुभूति जताना अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं के खिलाफ है। इस पूरे अभियान में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीड़ितों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जिन दंगों में दर्जनों लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, उनके दर्द और न्याय की मांग पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई चर्चा नहीं होती। इसके बजाय एक आरोपी को राजनीतिक कैदी की तरह पेश कर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यूएपीए को लेकर विदेशी आलोचना पर भी भारत में तीखा आक्रोश है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून हर देश में होते हैं। अमेरिका खुद आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के नाम पर बेहद सख्त कानून लागू करता रहा है, लेकिन भारत के कानूनों को निशाना बनाते हुए दोहरे मापदंडों का स्पष्ट उदाहरण पेश करने से भी पीछे नहीं हटता। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपने यहाँ किसी दंगे या आतंकी साजिश के आरोपी के लिए भारतीय सांसदों की दखलंदाजी स्वीकार करेगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत की तरफ से उमर खालिद को मानवीय आधार पर सीमित अवधि की अंतरिम जमानत दिया जाना भी इस बात का प्रमाण भारत की न्याय प्रणाली न तो असंवेदनशील है और न ही मनमानी। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि भारत में न्याय नहीं मिलता, जो कि भारत की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की सीधी रणनीति है। तो उमर खालिद कौन है? ग्राफिक्स के जरिए समझिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रचाने वाली साजिश का आरोपी यूएपीए के तहत गंभीर धाराओं में नामजद है। 2020 से न्यायिक हिरासत में है उमर खालिद। मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन चल रहा है। जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जेएनयू का पूर्व छात्र नेता है उमर खालिद। ईरान में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के साथ झड़प के दौरान 7 लोगों की मौत हो गई है। ये प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई और उनके नेतृत्व वाले इस्लामी शासन के खिलाफ हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के चलते उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। राजधानी तेहरान और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन पिछले कई हफ्तों से जारी है। ईरानी लोग न केवल आर्थिक बदहाली से परेशान हैं बल्कि शासन व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश भी है। प्रदर्शनों में हिस्सा लेने
वाले युवाओं, आम जनता का कहना है कि जब तक मुल्लाओं का पर्दाफाश नहीं होता, देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। कई प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा, जो इस विरोध की तीव्रता को दर्शाता है। ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सड़कों पर तैनात किया है। राजधानी तेहरान में सरकार की कार्रवाई के कारण प्रदर्शन कुछ हद तक कम हुए हैं, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। हालांकि यह विरोध अभी तक पूरे ईरान में व्यापक रूप से नहीं फैला। विरोध का मुख्य कारण देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर लगभग 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इस साल की शुरुआत से ही रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। इससे आम जनता के जीवन पर भारी असर पड़ा है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आर्थिक बदहाली और महंगाई के अलावा सरकार ने 2026 के बजट में 62% तक टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे आम जनता में गहरा नाराजगी पैदा हो गई है। युवा और जेनजी वर्ग विशेष रूप से आर्थिक असमानताओं और महंगाई के बढ़ते बोझ से आक्रोशित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति पर नजरें बनी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है या उन्हें बेरहमी से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पहले भी तनावपूर्ण संबंध हैं। जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका भी शामिल रहा। इस संघर्ष में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। ऐसे में ट्रंप की चेतावनी को केवल मौजूदा विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक और सैन्य तनाव के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश को सिर्फ आर्थिक सुधारों की जरूरत नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में बदलाव की भी आवश्यकता है। इस समय ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन और अमेरिका की चेतावनी दोनों ही देश के भविष्य और स्थिरता के लिए अहम संकेत हैं। अगर स्थिति नहीं संभली तो यह व्यापक आंतरिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का रूप ले सकती है। तो ईरान आखिरकार क्यों जल रहा है? प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैलते चले गए हैं। प्रदर्शनों के दौरान बुधवार 31 दिसंबर को 2 और गुरुवार 1 जनवरी को 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। ये मौतें उन 4 शहरों में हुई हैं जहां मुख्य रूप से लूर जातीय समूह के लोग हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत रविवार 27 दिसंबर 2025 से हुई। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन ईरान की राजधानी तेहरान में हुए। दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों और आर्थिक गतिरोध के विरोध में हड़ताल शुरू की। इसके बाद से ये प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैलते चले गए। इन प्रदर्शनों के दौरान बुधवार 31 दिसंबर को 2 और गुरुवार 1 जनवरी को 5 लोगों की मौत हुई है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। यह खुलासा भारत चीन संबंधों में छिपे रणनीतिक तनाव को वैश्विक मंच पर लाकर रख देता है। पेंटागन के मुताबिक चीन साल 2049 तक अपने राष्ट्रीय पुनरुत्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस रणनीति में ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत चीन सीमा को जुड़े हुए मोर्चों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों LAC में आई शांति केवल छलावा है। चीन असल में भारत के खिलाफ दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रहा है। मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड GS सोडी का कहना है कि पेंटागन की रिपोर्ट एक बार फिर साबित करती है कि चीन की भारत के प्रति सोच में कोई बदलाव नहीं आया। चीन अरुणाचल प्रदेश की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी में है। सोडी ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अघोषित रूप से रूस और चीन के साथ समझौता कर दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत कोई भी दूसरे के क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे सोडी ने G3 कहा।
चीन की रणनीति गंभीर है। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर सीमा के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। यह सिर्फ भौगोलिक निर्माण नहीं बल्कि भारत के खिलाफ लंबी रणनीति का हिस्सा है। पेंटागन की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि बीजिंग एलएसी पर स्थिति को नियंत्रण कर नई दिल्ली को वॉशिंगटन के और करीब जाने से रोकना चाहता है। अरुणाचल सिर्फ सीमा नहीं, यह चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम मोर्चा है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोरी ने चेतावनी दी कि चीन 2030 के बाद अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है। वहीं ताइवान पर चीन 2027 के अंत तक हमला करेगा। इसके लिए वह स्पेस युद्ध और साइबर युद्ध की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल चीन ताइवान के बैंकिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट नेटवर्क को ब्लॉक करेगा। विशेषज्ञों का तो कहना है कि चीन का यह विस्तारवाद भारत और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती है। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ सीमा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन का एक अहम हिस्सा है और पेंटागन की रिपोर्ट इस खतरे को वैश्विक स्तर पर उजागर कर रही है। वास्तव में इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि चीन केवल सैन्य तैयारी नहीं कर रहा, वह भारत को कमजोर करने, नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच दूरी बढ़ाने और क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पूरे मामले को लेकर सवाल अब ये उठता है कि भारत इस खतरे के लिए कितनी तेजी से तैयार है। क्या नई दिल्ली की रणनीति चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए पर्याप्त होगी या फिर अरुणाचल प्रदेश पर चीन के प्रयास भारत की सुरक्षा को चुनौती देंगे? और अब बात करते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की, जहां पर बुधवार की रात जब वहां के लोग आतिशबाजियां और खुशियां मना रहे थे, तभी जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक भारतीय परिवार के लिए दुख की खबर आई। बुधवार की रात तेलंगाना के जगांव जिले के मलकापुर गांव के निवासी 25 साल के ऋतिक रेड्डी की एक भीषण आग में मौत हो गई। दरअसल ऋतिक अपने अपार्टमेंट में अचानक लगी आग में फंस गए। आग और घने धुएं से बचने की कोशिश में उन्होंने अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई। गिरने के दौरान उनका सिर गंभीर रूप से चोटिल हुआ। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद ऋतिक को बचाया नहीं जा सका। ऋतिक रेड्डी एमएस की पढ़ाई के लिए जून 2023 में जर्मनी के मैग्डेबर्ग विश्वविद्यालय गए थे। उन्होंने 2022 में वाग्देवी इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री पूरी की थी। पढ़ाई में होनहार, मेहनती माने जाने वाले ऋतिक का सपना था कि वे विदेश में बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य बनाएं। वास्तव में उनके परिवार ने संक्रांति के त्योहार के लिए ऋतिक के घर लौटने का इंतजार किया, लेकिन नए साल के पहले दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। उनके असामयिक निधन की खबर सुनते ही पूरा परिवार शोक में डूब गया। गांव और रिश्तेदार भी इस घटना से स्तब्ध हैं। जर्मनी के स्थानीय अधिकारी आग लगने के कारण भी जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और अपार्टमेंट में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं, यह भी जांच का हिस्सा है। ऋतिक के परिवार और उनके मित्र विदेश मंत्रालय और जर्मनी में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में हैं। वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ऋतिक का शव उनके घर गाँव लाने की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। वास्तव में यह कोई अकेला हादसा नहीं है। पिछले महीने भी जगांव जिले की सहज रेड्डी अमेरिका में आग लगने के कारण जान गंवा चुकी हैं। सहज अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए गई थी और न्यूयॉर्क के अल्बानी में रह रही थी। पड़ोसी भवन में आग लगने से यह घटना उनके घर तक फैल गई। जब आग लगी, सहज सो रही थी और बाहर नहीं निकल पाई। यह घटना यह स्पष्ट कर देती है कि विदेश में पढ़ाई और रहने के दौरान सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। छात्रों को न केवल अध्ययन बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना होगा। वास्तव में यह घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि विदेश में रहकर पढ़ाई करना सिर्फ अवसर नहीं, जिम्मेदारी भी है। सुरक्षा नियमों और आपातकालीन व्यवस्थाओं की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है। ऋतिक रेड्डी और सहज रेड्डी की असमय मौत ने उनके परिवार, गांव और पूरे समाज को झकझोर दिया। इन घटनाओं से यह सवाल भी उठता है कि क्या विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। दरअसल विदेश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना सिर्फ करियर बनाने का साधन नहीं है, यह जीवन के साथ जोखिम भी लेकर आता है। सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन योजना और प्रशासनिक निगरानी जीवन बचा सकती है। इन दो घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल शिक्षा और अवसर के पीछे भागना पर्याप्त नहीं है।
छात्रों और उनके परिवारों को सुरक्षा और सतर्कता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। वास्तव में ऋतिक और सहज की मौत सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है, यह सभी विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए चेतावनी भी है। विदेश में रहकर पढ़ाई और करियर बनाने का सपना सुरक्षा की अनदेखी में तबाही में बदल सकता है। विदेश में छात्रों की सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और सतर्कता प्राथमिकता होनी चाहिए। ऋतिक और सहज की मौत इस चेतावनी को मजबूत करती है कि हर छात्र और परिवार को सुरक्षा के प्रति सचेत रहना जरूरी है। वास्तव में जश्न के समय यह खबर हमें याद दिलाती है कि मौज मस्ती के पीछे सुरक्षा की कीमत भूलना जानलेवा हो सकता है। यह केवल व्यक्तिगत हादसा नहीं, बल्कि सभी विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक चेतावनी है। विदेश मंत्रालय, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा न केवल नियमों में हो, बल्कि हर दिन की प्राथमिकता हो। जीवन की कीमत कभी भी अवसरों, उत्सवों या जश्न से कम नहीं हो सकती।